Good morning, students. This is Kaushal Rawat. I am your SST teacher. It is our first class, and today we will discuss your first chapter of history, the French Revolution. As you seen on the screen, two words: French and Revolution. French means the France, and Revolution means the radical change. Clear? So, what is the meaning of the French Revolution? A radical change in the French society is known as the French Revolution. So when did French Revolution came? French Revolution कब आया था? Let's move toward the introduction of the chapter. So students, in the morning of the 14th July 1789, the civilians of the Paris city, Paris is the capital city of France, came on the road and protest against the monarchical rule. What is the meaning of the monarchical rule? Monarchical rule means the hereditary rule of king. Clear? So they protest against the monarchical rule. Why? Because the monarchical rule imposed very much taxes on them, and the daily using commodities prices were very high. So, as you know, it is the duty of the head of the country to maintain the law and order in the state. To continue this duty, Louis XVI sent his troops toward the Paris to maintain the law and order in the स्टेट. अब क्या किया कि लुइस 16 ने अपने ट्रूप्स को भेजा पेरिस में कि लॉ ऑर्डर को जो है वो मेंटेन रखा जाए. तो वहीं पूरे पेरिस में एक रूमर फैल जाता है, एक अफवाह फैल जाती है. वो जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके बीच एक अफवाह फैल जाती है कि राजा ने जो ट्रूप्स भेजे हैं वो हमें मारने के लिए भेजे हैं. सो एक पूरी टेरर की सिचुएशन जो है वो पूरी कंट्री में क्रिएट हो जाती है. ठीक है. क्या होता है कि ये लोग एक रूमर जो देखो ये जो लोग हैं, अब देखो ये इनके हाथ में आपको वेपन्स दिख रहे होंगे. ये ट्रूप्स हैं जो कि राजा की तरफ से भेजे गए हैं, और लोगों को क्या लगता है कि ये ट्रूप्स जो हैं वो हमें मारने के लिए भेजे हैं. वो एक अफवाह जो है वो फैल जाती है. अब इस अफवाह के नतीजे में क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं, 7,000 मैन और वुमेन्स की एक सिविलियन फ़ौज बना करके कुछ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को तोड़ देते हैं. ठीक है. कुछ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं. और फिर ये वहीं नहीं रुकते, ये आगे बढ़ते जाते हैं और क्या करते हैं, फोर्ट्रेस प्राइजन पे अटैक कर देते हैं. क्यों अटैक करते हैं? ये देखो आपको दिख रही होंगी, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को तोड़ रहे हैं ना. तो ये फोर्ट्रेस प्राइजन पे क्यों अटैक करते हैं? ताकि हमें वहाँ पे कुछ वेपन्स मिल जाए, ताकि हम इन ट्रूप्स का क्या कर सकें, सामना कर सकें. कुछ वेपन्स जो है वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में हमें मिल जाएं. ये देखो आपको ये मिल रहे होंगे, ट्रूप्स मूव कर रहे हैं बेस्टाइल जेल की तरफ. तो ये क्यों बेस्टाइल को डिस्ट्रॉय करते हैं? क्यों डिस्ट्रॉय करते हैं? ताकि हमें कुछ वेपन्स जो है वो मिल जाएं, ताकि हम इन ट्रूप्स का सामना कर सकें. ठीक है. क्लियर. अब ये देखो, देन ये क्या करते हैं, जितने भी प्रिजनर्स होते हैं उन सबको क्या करते हैं, रिलीज़ कर देते हैं. दे डेमोलिश दी फोर्ट्रेस प्राइजन. फोर्ट्रेस प्राइजन को डेमोलिश कर देते हैं, फोर्ट्रेस को डेमोलिश कर देते हैं, पूरे उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. ये आपको सामने दिख रहा है, देखो ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. क्यों डिस्ट्रॉय करते हैं? टू कीप दिस सोविनियर. इसको डिस्ट्रॉय करने के बाद इसकी जो ईंटें हैं, जो पत्थर हैं, उनको भी बेच देते हैं. क्यों बेचते हैं? कि ताकि इस पल को जो है एक यादगार पल के तौर पर मनाया जाए पूरे पेरिस में, पूरे फ्रांस में. तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन, दिस वाज द इवेंट विच वाज हैपेंड ऑन द 14 जुलाई 1789. क्लियर. Let's move toward the next section of. This is the introduction. French Revolution started in 1789. The series of events started by the middle class, taken the upper class. The people revolt against the cruel regime of monarchy. ये मैंने आपको सारा समझा दिया. ठीक है. Then the revolution put forward the idea of the liberty, fraternity and equality. The revolutionaries began on the 14 July 1789 with the storming of the fortress Praison, the Bastille. कि fortress Praison जो थी Bastille उसको destroy कर देते हैं. The Bastille, the fortress Praison was hated by all because it stood for the despotic power of the king. The fortress was demolished. ये मैंने आपको बता दिया, पूरे fortress को demolish कर देते हैं और उसके जो जितने भी वहाँ पे वेपन्स हैं ना, मतलब जो जेल में वेपन्स वगैरह थे वो उनको मिलते हैं. और देन ये क्या करते हैं, उसकी ईंटों तक को ये बेच देते हैं. क्यों बेचते हैं? टू कीप दिस मोमेंट सोविनियर. क्लियर. यहाँ
सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट वर द काजेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के काजेज क्या थे? सोशल काज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द सोशल काज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th century, 18th century means 1701 to 1899। ठीक है, 17th century किसको हम मानेंगे? 1701 से लेकर के 1899 तक। ठीक है, 1701 to 1899। ठीक है, The term old regime is usually used to describe the society and the institution of the France before 1789। तो इस पीरियड के लिए क्या टर्म यूज़ की जाती है? ओल्ड रजीम। ओल्ड रजीम मीन्स द इंस्टीट्यूशन एंड द सोसाइटी बिफोर द 1789। 1789 से पहले की जो फ्रांस की सोसाइटी थी, जो इंस्टीट्यूशन थे, दिस वाज नोन एज द ओल्ड रजीम। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ओल्ड रजीम। क्लियर यहाँ तक? द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू द 3 क्लासेस। ये सोसाइटी जो थी वो कितनी क्लासेस में डिवाइड थी? 3 क्लासेस में डिवाइड थी। फर्स्ट वाज क्लर्जी, ग्रुप ऑफ द पर्सन इन्वॉल्व इन द चर्च मैटर। क्लर्जी कौन होते हैं? ग्रुप ऑफ पर्सन्स हु इन्वॉल्व इन द चर्च मैटर। क्लियर? सेकेंड स्टेट, मतलब देयर वर दी 3 क्लासेस इन द सोसाइटी। फर्स्ट क्लास क्लर्जी, सेकेंड क्लास नोबिलिटी एंड थर्ड क्लास पीसेंट्स। क्लियर? सेकेंड क्लास नोबिलिटी, पर्सन्स हु हैव हाई रैंक इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। नोबल्स कौन होते हैं? जिनका हाई रैंक होता है पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में, उनको क्या कहते थे? नोबल। ठीक है, देन थर्ड स्टेज पीसेंट्स, कंप्राइजेस ऑफ द बिग बिजनेसमैन। इसमें कौन कौन आ जाते थे? बिग बिजनेसमैन हैं, मर्चेंट्स हैं, कोर्ट ऑफिशियल्स हैं, लॉयर्स हैं, पेसेंट्स हैं, आर्टिसंस हैं, लैंडलेस लेबर हैं एंड सर्वेंट्स। ठीक है, बिजनेसमैन आ जाते हैं, व्यापारी इसमें आ जाते हैं, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स वगैरह, आर्टिसंस, पेसेंट्स, सब जो हैं वो किस में आ जाते हैं? थर्ड स्टेट में आ जाते हैं। क्लियर? यहाँ तक सोशल काजेज हम पढ़ रहे हैं। 3 क्लासेस में जो है तो सोसाइटी डिवाइड थी किसकी? फ्रांस की। ठीक है, लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट। दिस इज द फर्स्ट क्लास क्लर्जी, this is the second class nobility and this is the third class big businessmen, merchants, court officials, lawyers, etc., peasants and artisans, and then students, small peasants, landless laborers and servants. Clear? Students, first 2 classes were exempted from the paying taxes. They enjoyed the privileges by birth. Nobility classes also enjoyed this feudal privileges. अब ये सोसाइटी जो थी, इसमें जो तो 2 क्लासेस थी, अपर क्लासेस क्लर्जी और नॉबल्स, ये क्या करते थे? कुछ सर्टन प्रिविलेजेस को, स्पेशल प्रिविलेजेस को एंजॉय करते थे। फॉर एग्जांपल, दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेइंग टैक्सेस। इनको जो है टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। ठीक है, नॉबल्स जो थे वो भी इस स्टेटस को एंजॉय करते थे, इस प्रिविलेज को एंजॉय करते थे। Only the members, students, only the members of the third estate had to pay the taxes to the state। जो थर्ड estate के members थे, peasants थे, उनको क्या करना पड़ता था? टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स called the tail and also the number of the indirect tax which were charged on article of everyday consumptions like the salt आर तबाको। ठीक है, जो डायरेक्ट टैक्स था उसका नाम था टेल, एंड देन जो इनडायरेक्ट टैक्स लगाए जाते थे सॉल्ट और तबाकू पे। ठीक है, मतलब डायरेक्ट टैक्स भी थे और इनडायरेक्ट टैक्स भी। डायरेक्ट टैक्स का नाम था क्या नाम था? टेल, और जो इनडायरेक्ट टैक्स थे वो किस पे लगाए जाते थे? फॉर एग्जांपल, जैसे हम जीएसटी पे करते हैं तो वो हमारी हर छोटी चीज़ से लेकर के बड़ी चीज़ तक होता, तो उसी तरीके से इनको भी इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ता था, साल्ट और तबाकू वगैरह छोटी चीज़ों पे। ठीक है, द टैक्स कॉल्ड द तिथि वाज आल्सो कॉल्ड बाय द चर्च फ्रॉम द पेसेंट्स। ठीक है, एक नेक्स्ट जो था वो तिथ्य। ठीक है, देयर वर 2 टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स, 2 टाइप्स थे डायरेक्ट टैक्स के, एक टेल और दूसरा तिथ्य। तिथ्य जो था वो किसको देना पड़ता था? चर्च को देना पड़ता था, क्लर्जीज को देना पड़ता था। ठीक है, कौन देते थे? पेसेंट्स देते थे। पेसेंट्स जो थे वो कितनी पॉपुलेशन कंस्टिट्यूट करते थे? 90% पॉपुलेशन जो थी फ्रांस की वो थर्ड क्लास थी। ठीक है, तो सारे जितने भी
टैक्सेस थे वो सारा का सारा टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट कहाँ से होता था, इस थर्ड क्लास से ही कलेक्ट होता था। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। सोशल काजेस या सोशल सोसाइटी कैसी थी वहाँ की, 3 क्लासेस में डिवाइड थी, क्लर्जी, नॉबल्स और पेसेंट्स। और जितना भी रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट होता था वो कहाँ से होता था, इन ही थर्ड क्लास से, पेसेंट से कलेक्ट होता था। ठीक है, ये पेसेंट्स क्या करते थे, अपनी सर्विस रेंडर करते थे, चाहे उनके लॉर्ड्स के घरों में काम करते थे, उनके खेतों में काम करते थे, रोड कंस्ट्रक्ट करते थे, ठीक है, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करते थे। ये सारे काम कौन करते थे, ये थर्ड क्लास जो कि 90% पॉपुलेशन कंस्टिट्यूट करते थी, कहाँ की, फ्रांस की। ठीक है, मतलब टोटल पॉपुलेशन में से 90% पॉपुलेशन जो थी वो कौन सी थी, थर्ड स्टेट की थी। क्लियर यहाँ तक। Clergy and nobility were the 10% of the population but possessed 60% of the lands. Third estate 90% of the population and possessed 40% of the land. अब देखिए ये क्लर्जी और नोबिलिटी जो थे ये 10% पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन इनकी 10% थी और टोटल एरिया इनके अंडर जो था वो कितना था, 60% था। लेकिन वहीं अगर बात करें हम थर्ड स्टेट की तो वो टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, 90% थी और उनके अंडर जो टोटल एरिया था वो कितना था, 40% था। तो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन दी 3 क्लासेस। क्लियर। लेट्स मूव टुवर्ड द